हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स के अंतर्गत नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में हम नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन की रिएक्शंस को जानेंगे। नाइट्रोजन किन किन के साथ अभिक्रिया करती है, कितने टाइप के यौगिक बनाती है और उसकी कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है अंत तक, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार क्लास, और इस क्लास के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, आपको आज की क्लास में दिवाली ऑफर पर मिलेगा एक कूपन कोड, ठीक है, जिसके जरिए आप हमारे कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. हम सबसे पहले जानते हैं भैया कि नाइट्रोजन में कौन कौन से नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 5A यानी कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं इसको आप नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन, इसके हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, इनकी अवेलेबिलिटी बताई थी, है ना, उपलब्धता कि कौन सा तत्व प्रकृति में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, राइट। इसके अलावा हमने आपको एलोट्रॉपी बताई थी और कैटनेशन बताया था कि ये आपस में जुड़कर कैटनेशन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन आपस में जुड़कर डाई नाइट्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है, राइट, और हाइड्रोजोइक एसिड बनाती है N3H। इस टाइप से फास्फोरस कैटनेशन करके P4 बनाता है, चतुष्परमाणु अणु बनाता है, चक्रीय अणु बनाता है, राइट। इसके अलावा अब आपको जानना है कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन फैमिली के आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है भैया NH2Np3, राइट। मतलब s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हाफ फील्ड कंडीशन है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है। ज़्यादा स्टेबल है तो जो आपका 4th A है, 4th A यानी कि 14वां वर्ग, 14वां जो वर्ग है, उस वर्ग के तत्वों से इस वर्ग के तत्वों का आयनन विभव उच्च होता है, अधिक होता है। 4th A कार्बन फैमिली यानी 14वें वर्ग से अधिक आयनन विभव होता है 15वें वर्ग के तत्वों का, यानी नाइट्रोजन फैमिली का। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बड़े शानदार भाषा में आपको समझाई जाएगी। आपको आज की क्लास में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बस आप अंत तक बने रहिए क्लास में, राइट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है भैया, वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आप किसी विलगित गैसी परमाणु की बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हो, निकालते हो, तो जो ऊर्जा लगती है, रिक्वायर्ड होती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयनन विभव इनका अधिक होता है। और आप जानते हो कि वैसे भी किसी भी अगर आवर्त में आप किसी भी आवर्त में
आवर्त यानी पीरियड, किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हो तो क्या होता है भैया, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। इस वजह से जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो जो साइज है, साइज क्या होती है, साइज भैया डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। और इसी वजह से आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है भैया, वो इंक्रीज होती है, राइट। इसलिए किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव जो है परमाणु क्रमांक जो है वो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिससे साइज डिक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ग में, वर्ग यानी ग्रुप, किसी वर्ग या ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, ऊपर यानी टॉप, टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब आप नीचे की ओर जाते हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिससे साइज इंक्रीज होता है भैया। क्या इंक्रीज होता है, साइज जो है, साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। इसी वजह से साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा, क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। सो इन शॉर्ट किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या घटती है और आयनन विभव बढ़ता जाता है। यही वजह है कि 14वें वर्ग से अधिक आयनन विभव 15वें वर्ग के तत्वों का होता है, राइट। 14वें वर्ग से अधिक आयनन विभव 15वें वर्ग के तत्वों का होता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, साइज बढ़ती है। इसी वजह से आयनन विभव क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो भैया आवर्त में आयनन विभव बढ़ता है और वर्ग में आयनन विभव घटता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। जेड इफेक्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक आपने यूज किया जेड। देखिए जो एक एटम होता है, एटम, एटम के बीच में क्या होता है भैया, न्यूक्लियस होता है, नाभिक जिसे कहते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वितरित रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से। अब ये जो न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है। प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं एटम में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, धन विद्युतीय कण होते हैं, ठीक है। तो जो जेड एक्चुअल होता है, मतलब जो वास्तविक नाभिकीय आवेश है, एक्चुअल जो वास्तविक नाभिकीय आवेश है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर भी आप कहते हो। एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही उसका वास्तविक नाभिकीय आवेश होगा। तो ये वास्तविक नाभिकीय आवेश है, ठीक है। अब इस वास्तविक नाभिकीय आवेश का जो अंश किसी इलेक्ट्रॉन्स द्वारा अनुभव किया जाता है, राइट। अब ये जो नाभिकीय आवेश है इसका प्रभाव सभी इलेक्ट्रॉनों पर पड़ेगा, राइट। जो इलेक्ट्रॉन नज़दीक है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो दूर है उस पर जो है कम प्रभाव पड़ेगा। पर
प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अलग अलग नाभिकीय आवेश को अनुभव करेगा, राइट। तो भैया नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, राइट। या नाभिकीय आवेश का वह अंश जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो उसे आप जेड इफेक्ट से प्रदर्शित करते हो। तो भैया जेड एक्चुअल हमेशा जेड एक्चुअल का मान ज़्यादा होगा और जेड इफेक्ट का मान हमेशा कम होगा, क्योंकि जेड एक्चुअल वास्तविक नाभिकीय आवेश है, वास्तविक नाभिकीय आवेश है जेड एक्चुअल। और इस वास्तविक नाभिकीय आवेश का जो अंश जो भाग एक इलेक्ट्रॉन अनुभव करता है महसूस करता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, जेड इफेक्ट कहते हैं। तो भैया जेड इफेक्ट बराबर फॉर्मूला होता है जेड एक्चुअल माइनस एस, ठीक है। ये एस कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसे आप परिरक्षण स्थिरांक भी बोलते हैं, परिरक्षण स्थिरांक बोलते हैं, या फिर इसको आप आवरणीय स्थिरांक भी बोलते हैं, आवरणीय स्थिरांक भी बोलते हैं, जिसके मान आप स्लेटर के नियमों की सहायता से कैलकुलेट करते हो। एस के मान स्लेटर के नियमों की सहायता से कैलकुलेट करते हो और जेड एक्चुअल में से उसको घटाते हो, तब आप जेड इफेक्ट निकालते हो। तो भैया जब आपका जेड एक्चुअल बढ़ता है तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो ये था नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो परमाणु में जो नाभिक का आवेश होता है वो प्रोटॉनों के कारण होता है, वो वास्तविक नाभिकीय आवेश होता है। और उस वास्तविक नाभिकीय आवेश का जो भाग जो अंश एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाता है महसूस किया जाता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। या जितने नाभिकीय आवेश का जितना प्रभाव पड़ रहा हो, समझ रहे, इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। जेड इफेक्ट बराबर जेड एक्चुअल या जेड माइनस एस, राइट। तो इस तरह से आवर्तों में जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे साइज डिक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो जैसे एक वर्ग मतलब 14वां है, एक वर्ग 15वां है, एक वर्ग 16वां है, राइट। तो अगर आप आवर्त में बात करो बाएं से दाएं तो ये बाएं से दाएं होगा। तो भैया 14वें वर्ग में जो तत्व है मान लीजिए कार्बन है, 15वें वर्ग में नाइट्रोजन है और 16वें वर्ग में क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन से अधिक आयनन विभव नाइट्रोजन का होना चाहिए, बिल्कुल होता है जी। कार्बन से अधिक आयनन विभव नाइट्रोजन का होना चाहिए और नाइट्रोजन से अधिक आयनन विभव ऑक्सीजन का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यही पर एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब अभी अभी आप पढ़ रहे हो कि अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज घटता है, और साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, आयनन विभव बढ़ता है। तो जब बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है तो कार्बन से अधिक आयनन विभव नाइट्रोजन का होना चाहिए, नाइट्रोजन से अधिक आयनन विभव ऑक्सीजन का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कार्बन से अधिक आयनन विभव नाइट्रोजन का तो होता है, पर नाइट्रोजन से अधिक आयनन विभव ऑक्सीजन का नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। यही क्वेश्चन भैया पूछा जाता है कि प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का अधिक होता है और द्वितीय आयनन विभव ऑक्सीजन का अधिक होता है, या प्रथम आयनन विभव का अगर कंपैरिजन किया जाए तो नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। क्या कारण है? तो यहाँ पर कारण पीरियोडिक टेबल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण है। अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो भैया 1s2 2s2 2p
2p3। इस तरह से विन्यास बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। आप देख रहे हो p में भैया 3 ऑर्बिटल्स, तो हाफ फील्ड स्थिति हो गई, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन का बनाओगे तो ऑक्सीजन में आएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं भैया? 3 होते हैं। तो आप देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, इसके बाद क्या बन जाएगा भैया? जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल विन्यास है भाई। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या सबसेल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो p3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा p4 से, राइट। इसके अलावा जब p4 में आप देख रहे हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के साथ आ रहा है, जोड़े के साथ, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कार्य करेगा। तो नाइट्रोजन के p उपकोष में तीनों p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक स्थायी विन्यास को इंडिकेट करता है, जबकि ऑक्सीजन के p उपकोष में तीनों p ऑर्बिटल्स में से एक p ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कार्य करता है, और जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होता है, कमजोर बद्ध होता है। इस वजह से कम एनर्जी देने पर ही वो आराम से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है एटम से। तो इस तरह से इसी वजह से, यही वजह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रीजन बनता है कि जो नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव होता है वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। लेकिन जब देखिए, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ऑक्सीजन से, तो फिर इसकी स्टेबल कंडीशन बन जाएगी। तो जो द्वितीय आयनन विभव होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, और जो प्रथम आयनन विभव होता है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको इसको ध्यान रखना, इसी के आधार पर इस रीजन को आपको एग्जाम्स में लिखना होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बिल्कुल क्लास को एंजॉय करिए, क्लास के अंत तक बने रहिए। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, क्या रेंज होती है, राइट। और वैलेंसी कौन कितनी दर्शाता है, इसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछा गया है। अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अभी तो हम जनरली बताते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, अगर नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो -3 +3 और +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ये हमेशा याद रखिए। नाइट्रोजन परिवार के तत्व -3 +3 और +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ये कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। वैसे तो आप बोल सकते हो -3 to +5, ऐसा भी आप बोल सकते हो। -3 से +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, राइट। अभी हम आपको जो है एक एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे ये बात, ठीक है। ये बात एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर की जाएगी। अब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये नाइट्रोजन फैमिली है, 5 सदस्यों की बढ़िया सुलझी हुई फैमिली है भैया, है ना। बहुत ही पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मोस्ट है नाइट्रोजन फैमिली, है ना। पी ब्लॉक्स जहाँ पर भी जिस एग्जाम में भी कंडक्ट होता है उसमें पी ब्लॉक अगर कंडक्ट होता है तो फिर नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन 100% आता है, 100%। जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यह नाइट्रोजन फैमिली है। आपने पिछले लेक्चर में भी इनके बारे में जाना था। अब देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो एक इफेक्ट होता है, 11th में पढ़ा था आपने, इनर्ट गैस
इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी उसको आप हिंदी में कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के आधार पर यहाँ पर जब अक्रिय युग्म प्रभाव लग जाता है नाइट्रोजन फैमिली में, इस वजह से नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व हैं वो यौगिकों में दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब +3 ऑक्सीकरण, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्रम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी स्थायित्व का जो क्रम है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व ज़्यादा दर्शाएगा या +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा तत्व स्थायी यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो स्थायित्व का क्रम है मतलब जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है वो ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता है, मतलब नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, सबसे अधिक बिस्मथ। इसका मतलब समझो भैया, इसका मतलब समझिए। +3 ऑक्सीकरण स्टेट पर, +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर सबसे ज़्यादा स्थायी कंपाउंड बनाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा बिस्मथ, और सबसे कम स्टेबल कंपाउंड बनाएगा नाइट्रोजन। बात समझ में आई? स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं भैया। देखिए नाइट्रोजन फैमिली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाती है नाइट्रोजन फैमिली के तत्व जिसमें नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी तो +3 से +5 दर्शाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाता है। तो 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली मिलती है हमें नाइट्रोजन के कंपाउंडों में, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंडों में। अब अक्रिय युग्म प्रभाव से ये बात स्पष्ट होती है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई मीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन सबसे कम स्थायी कंपाउंड बनाता है, मतलब लगभग अस्थायी कंपाउंड बनाता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ स्थायी कंपाउंड बनाता है, राइट। और इसी तरह भैया जब ये ऑर्डर +3 का, तो अब बात करें +5 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्रम। तो स्थायित्व क्रम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर +5 का। तो भैया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये आपका ये ऑर्डर होगा। तो भैया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घटता है। तो मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर सबसे ज़्यादा स्थायी यौगिक बनाती है नाइट्रोजन, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर सबसे ज़्यादा स्थायी यौगिक बनाता है बिस्मथ, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब इतनी बात आप समझ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देखिए, अगर आप देखें नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में आपने क्या पाया था, आपने पाया था NH2 और NP3, तो मतलब NH2 के रूप में था 2H2 और 2P3 यही था, राइट। इसमें एक ऑर्बिटल था, इसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। अब इसके अलावा 2D तो भैया होता ही नहीं है, ठीक है, 2 में D होता नहीं है, D मतलब यहाँ पर D ऑर्बिटल्स अब्सेंट है, D ऑर्बिटल्स क्या है, D ऑर्बिटल्स अब्सेंट है,
एब्सेंट है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो यहाँ पर विस्तार नहीं हो सकता है, विस्तार नहीं हो सकता। टोटल यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, है ना, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं भैया, 1 + 3 = 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी, मैक्सिमम कोवैलेंसी वो कितनी होगी, 4 होगी। मतलब नाइट्रोजन की जो सामान्य जो नॉर्मल कोवैलेंसी होती है, नॉर्मल कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की सामान्य सहसंयोजकता 3 होती है और अधिकतम सहसंयोजकता कोवैलेंसी 4 होती है। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 5 नहीं हो सकती। तो भैया NCl3 में भी पॉसिबल, ठीक है, NCl3 पॉसिबल होता है। ठीक है, और NCl5 may be not possible, may be not या may not be possible से लिख सकते हो आप। मतलब NCl5 संभव नहीं होता है, NCl3 संभव होता है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड संभव होता है, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड संभव नहीं होता है। बल्कि जब अब अगर हम बात करें भैया फास्फोरस पर, तो फास्फोरस का क्रमांक कितना होता है, 15। तो इसका जो विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हैं, रिकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, रिक्त 5 डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी वजह से ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है और ये भैया ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कोवैलेंसी दर्शा सकता है, कोवैलेंसी दर्शा सकता है। ये 5 तक की कोवैलेंसी दर्शा सकता है, 3 भी दर्शा सकता है, 5 दर्शा सकता है। राइट, फास्फोरस यानी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी के सदस्य 5 संयोजकता दर्शा सकते हैं। 3 भी संयोजकता दर्शाते हैं, 5 भी दर्शाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन केवल 3 और 4 संयोजकता ही दर्शा सकता है। ये बिल्कुल हमने लिखा था ना, ये NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया NCERT बुक्स में कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है परंतु NCl5 नहीं बनाता है। एक तो ऐसे पूछ दिया जाता है। तो नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, इसका जवाब है आपके पास कि नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है, इस वजह से NCl3 बनाता है। नाइट्रोजन अधिकतम सहसंयोजकता 4 दर्शा सकता है क्योंकि उसके बाहरी कोश में ना केवल 4 ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में अगर भाग लेंगे तो मैक्सिमम 4 जो है कोवैलेंसी हो सकती है नाइट्रोजन की, 5 नहीं हो सकती। बाकी इस परिवार में अन्य तत्वों की बात की जाए तो उनमें बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी वजह से वो अधिकतम सहसंयोजकता का पालन करते हैं, अधिकतम सहसंयोजकता दर्शा सकते हैं और 5 तक की वो कोवैलेंसी दर्शा सकते हैं। इसलिए PCl5 तो संभव होता है पर NCl5 संभव नहीं होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा तरीका NCl5 या NF5 संभव नहीं है, NCl5 ये भी संभव नहीं है या NF5 ये भी संभव नहीं है। राइट, तो NCl5 या NF5 संभव नहीं है, संभव नहीं है, जबकि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। मतलब
नाइट्रोजन संयोजकता 5 नहीं दर्शाता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या +5 दर्शाता है। और इतना ही नहीं, आपने उसको स्टेबल भी कहा है, देखिए स्टेबल भी कहा है +5 पर। तो यही एनसीईआरटी का शानदार सा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन 5 सह संयोजकता नहीं दर्शाता या NCl5 नहीं बनाता है, स्पष्ट करो। तो देखिए NCl5 या NF5 बनाने के लिए उसकी संयोजकता 5 होनी चाहिए, उसके बाहरी कोश में 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जो कि नहीं है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती है, राइट। इस वजह से ये यौगिक तो संभव नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था अलग चीज है, ऑक्सीकरण अवस्था ये 5 दर्शाती है, और अपने लॉन पेयर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। देखो आपने इस तरह की बॉन्डिंग पढ़ी, अपने नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे आप यहाँ पर, तो नाइट्रिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ इस तरह का बनाते हो, तो नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बना इधर पर, ठीक है, या फिर आप फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग बनाओगे तो इस टाइप से बनाओगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगाओगे। तो इस तरह से आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस केस में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? +5 निकल के आएगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 होती है, और +5 पर वो एक स्टेबल कंपाउंड क्रिएट करता है। देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक स्थायी अम्ल है, एक स्टेबल कंपाउंड है HNO3 भैया, ठीक है। इसको आपको पढ़ाया जाएगा, अलग से सेपरेट वीडियो आपको नाइट्रिक अम्ल पर मिलेगा, क्योंकि बहुत मोस्ट चीज है नाइट्रिक अम्ल। आज हमारा टारगेट नाइट्रोजन फैमिली को जानना है, नाइट्रिक अम्ल को जानना नहीं है। तो आपने इतनी बात जानी नाइट्रोजन के विषय में कि नाइट्रोजन +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर सकता है, पर कोवैलेंसी 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता। बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भैया फर्क होता है। तो नाइट्रोजन कितने टाइप के यौगिक बना सकती है, या आप बताएं कि नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्तर है हम कैसे विश्वास करें भैया, है ना। तो देखो आप अगर नाइट्रोजन में बात करोगे, तो अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड पर बात करोगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी होता है ना। और इसके अलावा एक और ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी होता है ना। और भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है भैया, हाइड्राजीन भी होती है, हाइड्रोक्सिल अमाइन भी होती है, हाइड्राजीन भी होती है, NH2 ये हाइड्राजीन है, और अमोनिया भी होती है। ये नाइट्रोजन के मुख्य कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो भैया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन करता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +1 है। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, NO2 में कितना आएगा? +4 आएगा, राइट। N2O3 में कितना आएगा भैया? NO2 में आएगा 2 दूनी 4, +4 आएगी, यहाँ 3 दूनी 6, 2 3 6, यहाँ कितना आएगा? +3 आएगा +3। यहाँ पर कितना आएगा? N2O5 में +5 आएगा, N2O5 में +5 आएगा, N2O3 में +3 आएगा, ठीक है। इस N2O4 में भी कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 चौके 8, +4 आएगा, राइट। और अगर आप इसमें निकालोगे तो +2 +1 +3 -2, तो +1 -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। इसमें अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? इस हाइड्राजीन को आप लिख सकते हो भैया N2H4, तो आप 2x + 4 और +1 = 0 ऐसे निकालते हो, तो x बराबर कितना आएगा? -4/2, है ना। तो x बराबर -2 आएगा, ठीक। और इधर पर आप निकालोगे नाइट्रोजन x +3 हाइड्रोजन +1 = 0, x बराबर कितना आएगा? -3 आएगा,
ये मतलब आपको प्रमाण बताए हैं हम। देखो -3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 भी है, -1 भी है ना। और अगर आपने लिख दिया डाई नाइट्रोजन N2 तो इस केस में क्या होगी, 0 होगी। मतलब -3 से लेकर, आप देख रहे हो -3 से लेकर +5 तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो ऑन कर सकता है नाइट्रोजन। पर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो +5 में होते हैं, ठीक है। तो N2O5 स्टेबल ऑक्साइड है, N2O5, ठीक है। इसमें आप वाटर एडिशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इसी का एनहाइड्राइड होता है। तो इस तरह से आपका HNO3 इसमें ऐसे बन जाएगा। अगर आप N2O3 लेते हैं और इसमें आप वाटर एडिशन कराते हैं तो भी क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा, HNO2, है ना। तो 2 4 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। एनहाइड्राइड या ये वाटर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये रिएक्शंस की टिप्स हैं जो आपको रिएक्शंस में बताई जाएंगी। फिलहाल हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात कर रहे थे तो उसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा इसी तरह से भैया यौगिक फास्फोरस के भी हैं। फास्फोरस भी भैया ट्राई ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस भी पेंटॉक्साइड बनाता है, आर्सेनिक भी ट्राई ऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक भी पेंटॉक्साइड बनाता है, ठीक है। पेंटॉक्साइड बनाता है और इतना ही नहीं, इनके डाइमर्स भी पाए जाते हैं। इसका भी डाइमर्स होता है P4O6, इसका भी डाइमर्स होता है P4O10, ठीक है। P4O10 डाइमर्स क्या होता, 2 अणु मिलकर एक इकट्ठे हो जाते हैं, डाइमर्स बनाते हैं। इसका भी डाइमर्स होता है AS4O6, इसका भी डाइमर्स है AS4O10, ठीक है। इसी तरह का एंटीमनी ऑक्साइड बनाता है, एंटीमनी Sb2O3 और Sb2O5, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी पेंटॉक्साइड, इसका भी डाइमर्स होता है Sb4O6, इसका भी डाइमर्स ज्ञात है Sb4O10, ठीक है। ये वैसे ही पढ़े जाते हैं, दोनों एक ही चीज है, ऐसे लिखिए आप, ठीक है, एक ही चीज है दोनों। तो ये डाइमर्स भी डाइमर्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। लेकिन बिस्मथ का एक ही ऑक्साइड है, बिस्मथ का ट्राई ऑक्साइड ओनली होता है, ठीक है, Bi2O3 बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड, जो कि भैया बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है ऑक्साइड। और ये अधिकांशतः ऑक्साइड क्या है, अम्लीय हैं या फिर उदासीन हैं, उभयधर्मी हैं। क्षारीय ऑक्साइड इनमें से कोई भी नहीं है। बिस्मथ धातु है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इस वजह से बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्लियर हुई इतनी बात। इससे आपको ये साबित हो गया कि नाइट्रोजन फैमिली -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है, कोई भी ग्रुप, कोई भी वर्ग स्टार्ट होता है, कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो उस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है तो जो उस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी एलिमेंट के नाम से उस ग्रुप को जाना जाता है। I mean, वो मुखिया होता है, कहने का मतलब जैसे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, इस वजह से उसे नाइट्रोजन के नाम से जाना। अपने ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, यानी पहला तत्व मुखिया होता है उस वर्ग का, उसी के नाम से उस वर्ग को जाना जाता है, राइट। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे आपने उसे मुखिया घोषित किया है। तो नाइट्रोजन फैमिली में भैया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब इसको आप क्या कहते हो, नाइट्रोजन फैमिली कहते हो। फास्फोरस फैमिली भी तो कह सकते हो, क्या फास्फोरस की फैमिली नहीं है ये। आप इसे निकोजेंस कहते हैं, इनके कंपाउंडों को निकोनाइट्स कहते हो, इसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हो, वर्ग 15 के तत्व कहते हो, वगैरह वगैरह। तो आप इसको जो है फास्फोरस फैमिली भी कह सकते हैं, पर आपने इसे नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा। तो भैया कुछ विशेषताएं होती मुखिया में, है ना। जो भी जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, मुखिया कैसे चुना जाता है, जो परिवार को बर्बाद कर दे ना, जो परिवार की जिम्मेदारियों को समझे, जिसमें कुछ मैच्योरिटी हो, जिसमें कुछ अलग से जो है कुछ गुण हो, उसको मुखिया घोषित करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन मुखिया है तो नाइट्रोजन में भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनसे डिफरेंट है, वो कहलाती है एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है भैया,
एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज कहलाती है, असामान्य गुण। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू किस कारण होती हैं ये सबसे पहली बात ये जानना कि ये किस कारण होती हैं। ठीक है, तो हम 4 बातें बताएंगे इसके बारे में, 4 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भैया नाइट्रोजन मुखिया है, नाइट्रोजन कुछ गुण अलग दर्शाता है। तो आखिर वो 4 बातें क्या हैं? पहली बात है कि नाइट्रोजन यानी जो वर्ग का पहला तत्व होता है वो सबसे छोटा होता है, राइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा मतलब परमाणु त्रिज्या कम। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है भैया? कम होती है। नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या कम होती है, पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा, पहला तो गया नाइट्रोजन की जो है मतलब जो त्रिज्या है वो क्या है भैया? नाइट्रोजन की जो त्रिज्या है वो सबसे कम है, छोटा या आकार है। ठीक है, दूसरा रीजन है भैया इसका जो आयनन विभव है, उच्च आयनन विभव है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उच्च है, आयनन विभव भी उच्च है। तीसरी बात, बाहरी कोश में यानी बैलेंस सेल में बाहरी कोश में डी ऑर्बिटल्स की अनुपस्थिति, डी ऑर्बिटल्स अनुपस्थित हैं, डी ऑर्बिटल्स पाए जाते तो 5 ना हो जाती संयोजकता, 5 नहीं हो पाई थी। डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, अनुपस्थित हैं, राइट। और चौथी बात है भैया पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति। ये 4 बातें हैं जो विशेष हैं, जो बाकी में नहीं है, बाकी के इन सदस्यों में ये 4 बातें नहीं हैं। इनमें से नाइट्रोजन सबसे छोटा है, सबसे छोटे साइज का है, सबसे कम उसकी परमाणु त्रिज्या है। इनमें से नाइट्रोजन में एक आपने देखा कि नाइट्रोजन का आयनन विभव भी अधिक है, क्योंकि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आयनन विभव घटने लगेगा, ऋणात्मकता भी घटने लगेगी। इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही हाईएस्ट हैं इस ग्रुप में। तीसरी चीज, जब आपने नाइट्रोजन का विन्यास बनाया तो जो है बाहरी सेल में आपने पाया था 2s2 2p3 इतना पाया था। अब 2d तो हो नहीं सकता है, तो भैया डी ऑर्बिटल्स इसमें है नहीं, डी ऑर्बिटल्स अनुपस्थित हैं। चौथी बात, इसमें जब डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो जब नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे n ट्रिपल बॉन्ड n, तो यहाँ पर सिग्मा बना है, 2 पाई बॉन्ड बने हैं। तो अब जी 2 पाई बॉन्ड बने हैं ना, वो संकर ऑर्बिटल, असंकर p ऑर्बिटल्स की वजह से बने हैं। पाई बॉन्ड बनते हैं असंकरित ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से, असंकरित ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर बने हैं, तो यहाँ पर किस टाइप के पाई बॉन्ड बने हैं? पी पाई टाइप के पाई बॉन्ड बने हैं। ठीक है, असंकरित p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पर पाई बॉन्ड बने हैं, इस तरह से सिग्मा बन जाता है। ठीक है, और ये लोब्स बचता है आपका, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इस नाइट्रोजन पर भी sp होता है। इसके अलावा 2 p ऑर्बिटल्स इसके जो है क्या रहते हैं, शेष बचे रहते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। वही क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाते हैं, साइड वाइज, सॉरी ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है और क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। हमने आपको रफली बताया, मतलब नाइट्रोजन में n ट्रिपल बॉन्ड n होता है, मतलब एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा संकर ऑर्बिटल द्वारा बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और पाई बॉन्ड कौन क्रिएट करता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड क्रिएट करता है। तो यहां पर मतलब नाइट्रोजन जो हमारे पाई बॉन्ड बनाती है जिस भी कंपाउंड में, वो पी पाई टाइप के पाई बॉन्ड बनाती है। ये 4 विशेषताएं हैं जिस वजह से इसकी कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं? कि नाइट्रोजन केवल द्विपरमाणु अणु बनाता है, बाकी के सदस्य चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 अन्य के हाइड्राइडों से सबसे ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं बना सकता। ये सारी बातें इसी से स्पष्ट होती हैं। नाइट्रोजन के d ऑर्बिटल ना होने की वजह से नाइट्रोजन NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं नाइट्रोजन, इसी वजह से नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बाकी ठोस हैं। इस परिवार के बाकी सदस्य क्या है भैया? ठोस हैं, जबकि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन गैस है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो अन्य से डिफरेंट हैं, वो इसी वजह से हैं, इन 4 बातों की वजह से नाइट्रोजन एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें जो है हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके EH3 सूत्र के हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड बनता है वो NH3 अमोनिया बनता है, फास्फोरस का फॉस्फीन, आर्सेनिक का आर्सीन, एंटीमनी का स्टीबिन और बिस्मथ का बनता है भैया बिस्मुथीन, ठीक है। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबिन, बिस्मुथीन, ये हाइड्राइड बनते हैं नाइट्रोजन परिवार के। अब जो नाइट्रोजन परिवार के इन हाइड्राइडों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल NH3 होता है, फिर उससे कम PH3, उससे कम ASH3, फिर SB, उससे कम भैया SBH3, सबसे कम मतलब BiH3, सबसे कम है मतलब अनस्टेबल टाइप का है, अनस्टेबल है, ये अस्थाई होता बिस्मुथीन। ये भैया क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, ठीक। पहला ऑर्डर समझे आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबिन, बिस्मुथीन। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल अमोनिया होता है NH3 और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल BiH3 होता है, बिस्मुथीन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो भैया बॉइलिंग पॉइंट्स जो NH3 का है वो PH3 से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किस वजह से है ना? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से ज़्यादा होता है, बाकी के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो PH3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, PH3 से ज़्यादा होंगे आर्सीन के और स्टीबिन का, यानी कि इनके क्या होंगे बॉइलिंग पॉइंट, कैसे होंगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात आती है भैया बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्षारकता की बात करे जाए या बेसिक स्ट्रेंथ कहिए, बेसिसिटी नहीं, बेसिसिटी तो एक सी होगी। बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कौन ज़्यादा क्षारीय है, कौन कम क्षारीय है, क्यों क्षारीय है, ये किस टाइप के बेस हैं? ये लुईस बेस हैं। किस टाइप के बेस हैं? लुईस बेस हैं। लॉन पेयर की वजह से आप देखते हो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी एक लॉन पेयर शेष बचता है, और इस लॉन पेयर की वजह से क्या होता है? लुईस बेस होता है, इस बेसिक कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। तो भैया सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया ही होता है, ठीक है, उससे कम PH3 फॉस्फीन, उससे कम आर्सीन, उससे कम स्टीबिन, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है BiH3। यही आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का भी यही स्तर होता है, मतलब ये यही स्तर आपका होता है स्टेबिलिटी का, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का स्तर होता है, ठीक है। ये आपके हाइड्राइड हैं।
समझ रहे, ये हाइड्राइड हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और अपचायक प्रवृत्ति भी ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर अमोनिया को छोड़कर बाकी सब प्रबल अपचायक हैं, ठीक है। अमोनिया को छोड़कर बाकी क्या है, प्रबल अपचायक हैं, तो अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस तरह से ऑर्डर आपको ये याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। इसी तरह से भैया हैलोजन के साथ भी ये कंपाउंड बनाते हैं। इस परिवार के सदस्य हैलोजन के साथ भी कंपाउंड बना सकते हैं। हाइड्रोजन के प्रति इनकी अभिक्रियाशीलता देखी आपने, ठीक है। ऐसे हैलोजन के प्रति भी इसी टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। और कुछ तत्व तो पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं हैलोजन के साथ। बिल्कुल लास्ट पड़ाव की ओर है हमने जैसा कि आपको बताया था कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हम आपको लास्ट में कूपन कोड बताएंगे। देखिए, आपको जो हमारी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे आपको क्या करना है, उस लिंक की सहायता से हमारा ऑफिशियल ऐप साधना केमिस्ट्री कोचिंग ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस समय उसमें दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, ठीक है। दिवाली ऑफर उसमें इस समय चल रहा है, जिसमें आप भी जानते हो कि 1-2 माह बचे हैं जब हमें जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। बहुत से बच्चों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में बैठना है। इस एग्ज़ाम में आप हाईएस्ट परसेंटेज गेन करने के लिए, हाईएस्ट परसेंटेज गेन करना है, अगर आपको हाईएस्ट परसेंटेज गेन करना है, अच्छी मार्क्स, एक अच्छी पोजीशन लानी है, तो प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर असुविधाएं हैं, कोचिंग संस्थान नहीं है, तो उनके लिए, या बहुत से लोग हैं जो कोचिंग में पढ़ते रहे पर पढ़ते ही रहे, मतलब ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए अभी तक, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक शानदार सा मौका है जिसमें आपको पूरे रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल मिलेंगे और लिखित में कंटेंट भी मिलेगा आपको पीडीएफ्स के माध्यम से, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको जो है जो शेड्यूल पेपर्स हैं यानी कि मॉक पेपर्स भी आपको मिलेंगे, किस टाइप का पैटर्न आएगा एग्जाम्स में, बेस्ट प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। उसके लिए आपका जो ये सिलेबस है, कोर्स है, वो 2000 अप्रॉक्स है, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। इसके आसपास ये जो है 2000 या 1500 के आसपास जो है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है इसकी, सेलिंग प्राइस इतनी दी गई है, ठीक है। पर घबराएं मत, इतने में आपको जो है नहीं लेना है। आप जैसे ही आप जाएंगे पूरी डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के बाद आपको कूपन कोड भरना है। कूपन कोड पर क्लिक करेंगे आप, कूपन कोड, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, 9651630803 पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। कूपन कोड आपको भरना है काम बोलता है। क्या भरना है भैया, ठीक से आप स्पेलिंग ध्यान दे लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। काम बोलता है, राइट, काम बोलता है, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना है आपको, सब स्मॉल लेटर में आपको जो है टाइप कर देना है, ठीक है। और अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको सीधा फ्लैट डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा, भारी डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, फ्लैश डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको बिल्कुल कम से कम यही आपको 300, 400, 500 की रेंज में समथिंग ये कोर्स आपको पड़ जाएगा, ठीक है। जितना भी डिस्काउंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको इतने में ये कोर्स पड़ेगा। ये ऑफर केवल 12 नवंबर तक ही वैलिड है, ध्यान रखें, ठीक है। ये यहीं तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपका जो दिवाली सेल है वो
समाप्त हो जाएगा, ये कूपन जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने आपको कहा था कि आप वीडियो के अंत तक रहें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कोर्स को, अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसा कि बता रहे थे कि नाइट्रोजन परिवार कि जो सदस्य हैं वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। हैलोजन के साथ किस टाइप के यौगिक बनाते हैं, तो EX3 सूत्र के यौगिक बनाते हैं हैलोजन के साथ। मतलब जैसे नाइट्रोजन है तो वो NCl3 सूत्र का यौगिक बनाता है, ये PCl3 हो गया। ठीक है, ऐसे आर्सेनिक का है, ऐसे ट्राइक्लोराइड इस टाइप के बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के सूत्र बनाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अमोनिया की तरह होता है, एक लॉन पेयर से भरा हुआ। एक लॉन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडी संरचना होगी। आप जानते हो जब लॉन पेयर होता है ना तब स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होती है, पिरामिडल हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो यही कंडीशन अमोनिया में भी थी। अमोनिया में लॉन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के नाइट्रोजन पर भी संकरण sp3 होता है, पर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भैया, पिरामिडल होता है। इस वजह से 107 अंश के अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल पाया जाता है। राइट, अब इनकी जो ये हैलाइड है, ट्राई हैलाइड, इनका जब आप जल अपघटन कराते हो तो अलग अलग जल अपघटन होता है। जैसे NCl3 का आप जल अपघटन कराओगे तो यहाँ पर जल अपघटन कराने पर NCl3 का जल अपघटन आप कराते हो तो भैया NH3 बनेगी और क्या बनेगा, HOCl बनेगा, HOCl। ठीक है, HOCl बनेगा। ठीक है, 3 से आप इधर गुणा कर दीजिए, 3 से आप इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से जल अपघटन होगा। अगर आप PCl3 का जल अपघटन कराते हो तो फास्फोरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, फास्फोरस अम्ल बनेगा, H3PO3 बनता है और क्या बनता है, HCl बनता है। ठीक है, ये इस तरह से अलग अलग जल अपघटन होता है मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप बैलेंस करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, 3Cl, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह अगर आप आर्सेनिक कर ले तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है, इसका अगर आप जल अपघटन कराते हो तो यहाँ पर भी आपका H3ASO3 ये अम्ल बनेगा प्लस 3HCl, ये भी ऐसे ही अलग हो जाएगा, सेम रिएक्शन हो जाएगी। अगर अब आप इसके अलावा एंटीमनी क्लोराइड का जल अपघटन कराते हो या बिस्मथ क्लोराइड का आप जल अपघटन कराते हो तो ये इस तरह के यौगिक नहीं बनते हैं, बल्कि ऑक्सी क्लोराइड बनते हैं। मतलब एंटीमनी से बनेगा एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड, बिस्मथ से बनेगा बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड, इसे ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से BiOCl ऑक्सी क्लोराइड बनते हैं। तो जिस तरह से नाइट्रोजन परिवार हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है उसी तरह से हैलोजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर जैसे फास्फोरस है तो बाकी के सदस्य हैं तो वो मतलब EX5 सूत्र के भी यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बाकी की बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन, जिसको डैनियल रदरफोर्ड ने खोजा था, चैप्टल ने उसका नाम सुझाया था। कैसे उसको बनाते हैं, किस टेक्निक्स के साथ रिएक्शंस को जानते हैं। आज की क्लास में विवेचना पूरी तरह से आपको समझा दी गई है। नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो आप विवेचना से आने वाले प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।